आज जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट सिंपली फोर्स। अब हम देखेंगे डे टू डे लाइफ में फोर्स कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना, और इस फोर्स से इफेक्ट्स कैसे आते हैं। सी सो अगर हम एक बॉडी को लेते हैं यहाँ पे, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने स्टडी किया होगा कि अगर यहाँ पे फोर्स इस बॉडी पे एक्सर्ट किया है तो इससे आप बॉडी की पोजीशन को बदल सकते हो। सो बॉडी फर्स्टली पॉइंट ए पे थी, इसके बाद बॉडी को शिफ्ट किया गया पॉइंट बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स का यही काम है कि फोर्स से हम बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं, ठीक। एक्चुअली जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ ना बॉडी के लिए, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास दिया जाएगा, और यहाँ पे जो हम पॉइंट बी को लेते हैं ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास दिया जाएगा। तो हम सिंपली बोलेंगे बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे बाहर से फोर्स एक्सर्ट किया। ये जो हम फोर्स यहाँ पे ले रहे हैं ये हमने बाहर से एक्सर्ट किया। वन मोर इफेक्ट इज देयर कि अगर हम फोर्स किसी बॉडी पे एक्सर्ट करते हैं, वी विल टेक एग्जांपल ऑफ द बैलून। जब हम बैलून पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स बैलून पे एक्सर्ट करेंगे तो बैलून थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इसकी शेप चेंज हो जाएगी और बैलून की शेप कुछ ऐसे आएगी। तो दैट मींस अगर मैंने यहाँ पे बैलून पे फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स से आप शेप भी चेंज कर सकते हो। तो फोर्स मैंने बैलून पे एक्सर्ट किया, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, तो चेंज इन पोजीशन इज देयर, और यहाँ पे आपने देखा देयर इज द चेंज इन शेप, तो यहाँ पे हमने बॉडी की शेप को चेंज किया। दोनों जगह हमने फोर्स एक्सर्ट किया। इन द फर्स्ट केस फोर्स हमने एक्सर्ट किया तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे बैलून पे फोर्स एक्सर्ट किया और हमने बैलून की शेप को चेंज किया, मतलब हमने बैलून को सिंपली यहाँ पे डिफॉर्म किया। वन मोर इफेक्ट इज देयर कि हम यहाँ पे एक बॉडी को लेते हैं, अगर हम इसमें फोर्स एक्सर्ट करें इसकी हाइट हम चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले बॉडी की हाइट कम थी, इसके बाद बॉडी की हाइट ज्यादा है। पहले जो बॉडी की हाइट थी आप इसको दैट इज h1, इसके बाद बॉडी की जो हाइट यहाँ पे आएगी इसको दैट इज h2। तो मैं बॉडी की हाइट भी चेंज कर सकता हूं जब मैं बाहर से फोर्स एक्सर्ट करूं। तो यहाँ पे आपने देखा देयर इज द चेंज इन हाइट। वन मोर, अगर आपके पास एक स्नो बॉल है, तो स्नो मैंने एक बॉल शेप में जमा किया है, जब हम यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे बाहर से तो हम इस स्नो वाली बॉल, मतलब स्नो जो बॉल शेप हमने बनाई थी, जब मैं इसमें फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइज भी मैं रिड्यूस कर पाऊंगा। सो दैट मींस फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है जिससे आप बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो, बॉडी की हाइट मतलब लेवल को चेंज कर सकते हो, इसके बाद आप बॉडी का साइज भी चेंज कर सकते हो। तो फोर्स जब हम बॉडी पे एक्सर्ट करते हैं इससे हम बॉडी का साइज भी चेंज कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज देयर, बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे लेकिन इन सब इफेक्ट्स में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है दैट इज कि अगर एक बॉडी आगे चल रही है, सपोज इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और इस बॉडी पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया, जब हम इस बॉडी पे बाहर से फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी अब आई 30 मीटर पर सेकंड। सो अगर हम बॉडी पे फोर्स बाहर से एक्सर्ट करें, ये बॉडी में जो एक्चुअली वेलोसिटी थी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, उस वेलोसिटी को चेंज कर पाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स एक ऐसी इन्फ्लुएंस भी है या फोर्स एक ऐसा इफेक्ट भी है जिससे आप बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। वेलोसिटी का मतलब होता है स्टेट, या पर्टिकुलर वेलोसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड तो बॉडी की एक स्टेट थी, इसके बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, अब बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड तो बॉडी की दूसरी स्टेट है। तो मैंने यहाँ पे बॉडी की स्टेट को बदला, तो पहले हमारे पास थी स्टेट फर्स्ट, इसके बाद मैंने फोर्स एक्सर्ट किया तो यहाँ पे बॉडी की स्टेट बदल गई, अब आई स्टेट सेकंड। तो बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए भी हम बाहर से फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ यहाँ पे जब हम बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करें तो यहाँ पे स्टेट भी बदल सकती है, तो चेंज इन स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट? स्टेट इज सिंपली suppose state is simply represented by some velocity। अगर आपके पास velocity 20 मीटर पर सेकंड तो एक स्टेट है, जब मैंने velocity को चेंज किया so that will take this another state। तो बॉडी की स्टेट को बदलने के लिए भी फोर्स होता है, बॉडी की शेप को बदलने के लिए भी फोर्स होता है, बॉडी की सेंटर ऑफ मास को आप चेंज करना चाहो तो उसके लिए भी फोर्स लगता है, बॉडी का साइज अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो बेटा यहाँ पे भी आपको बाहर से फोर्स एक्सर्ट करना होगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं बॉडी का साइज चेंज करना, उसके लिए जो इफेक्ट आएगा दैट इज द फोर्स। तो फोर्स से हम बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं, बॉडी की लेवल हाइट चेंज कर सकते हैं, बॉडी का साइज चेंज कर सकते हैं और बॉडी की स्टेट भी चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे और एक पॉइंट भी ऐड किया जा सकता है इस वाले केस में, जहां पे मैंने हाइट को लिया है। जब हम कम हाइट लेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mgh1, और इधर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग दैट विल टेक इज mgh2। तो सिंपली मैं ले सकता हूँ, जब हम बॉडी पे बाहर से फोर्स एक्सर्ट करें, इससे बॉडी में जो एनर्जी कंटेंट था, पर्टिकुलर एनर्जी कंटेंट था, whether that is the potential energy or something else, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। We may be able to change the potential energy or the kinetic energy of the body जब हम बाहर से फोर्स एक्सर्ट करें, ठीक। और बॉडी का साइज भी हम चेंज करेंगे, बॉडी की स्टेट भी चेंज करेंगे, लेकिन तब जब हम बाहर से फोर्स एक्सर्ट करोगे। बट ऑल दीस पॉइंट्स जो यहाँ पे मतलब पॉइंट्स आपके साथ कुछ शेयर किए या डिस्कस किए, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होंगे। सो मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे बॉडी की पोजीशन हमने चेंज की, लेकिन अगर बॉडी का मास काफी ज्यादा, उसको हम माउंटेन की बात करते हैं, जब हम माउंटेन को पुश करेंगे, हम माउंटेन को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं कर पाएंगे उस फोर्स से जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं, बिकॉज माउंटेन का जो मास है वो काफी ज्यादा है। तो फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है जिससे आप बॉडी की शेप, जिससे आप बॉडी की पोजीशन, जिससे आप बॉडी का साइज, जिससे आप बॉडी की ओरिएंटेशन, ठीक है ना, जिससे आप बॉडी की स्टेट को बदल सकते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये तब पॉसिबल होगा यूजुअली जब आपके पास लाइट मासेस होंगे और जब आपके पास सेक्शन फोर्स हो। समटाइम्स यू मे apply the force but you will see no change in basically the state, no change in the shape, no change in the height। वहां पे हम या तो बॉडी का मास वहां पे ज्यादा होगा, या तो हम जो फोर्स वहां पे एक्सर्ट कर रहे हैं दैट फोर्स में भी insufficient है। तो हम ले सकते हैं फोर्स के लिए, आप डेफिनेशन यहां से आएगी कि बेसिक डेफिनेशन फोर्स के लिए वो ये आएगी कि फोर्स हम ले सकते हैं इफेक्ट या इन्फ्लुएंस, जिससे हम बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं, बॉडी के साइज को चेंज कर सकते हैं, बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, बॉडी की किसी पर्टिकुलर एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इट मे बी समटाइम्स पॉसिबल बट इन सम केसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स इज एन इफेक्ट और इन्फ्लुएंस दैट क्रिएट्स और ट्राइज टू क्रिएट, दैट क्रिएट्स और ट्राइज टू क्रिएट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड many other parameters। But the important parameter is there, that is the state। फोर्स जब आप बॉडी पे एक्सर्ट करोगे तो बॉडी की स्टेट भी बदल सकती है, लेकिन कभी बदलेगी कभी नहीं बदलेगी। इट डिपेंड्स कि फोर्स में सफिशिएंसी है या बॉडी का जो मास है वो बेसिकली उतना है कि हम उसकी जो बाहर से फोर्स एक्सर्ट करें उस पर इंपैक्ट डाल के उसकी स्टेट को चेंज कर पाएगा कभी और कभी नहीं कर पाएगा। तो फोर्स में क्रिएट और इट में ट्राई टू क्रिएट द चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन ओरिएंटेशन एंड many more others। स्टेट का मतलब होता है पर्टिकुलर वेलोसिटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम डिफाइन करेंगे यहां पे फोर्स को सिंपली। अब इन एग्जांपल से फोर्स की जो बेसिक डेफिनेशन आएगी दैट विल बी फोर्स इज एन इफेक्ट or influence which creates or tries to create, which creates or tries to create। हम लिख सकते हैं ऐसे भी which makes or tries to make change in position, comma change in shape, change in shape, comma change in size, comma change in state, and so on। ये जो फोर्स होता है बेसिक लेवल पे, जब भी हम बॉडी की स्टेट को बदलते हैं, या तो हम वहां पे पुश करते हैं बॉडी को या तो पुल करते हैं। तो बेसिक लेवल पे फोर्स तब एक्सर्ट होगा जब आप बॉडी को पुश करोगे या पुल करोगे। तो बेसिक लेवल पे तो वही है, बेसिकली फोर्स इज पुश और पुल। बेसिक लेवल पे बिल्कुल वही है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, दैट इज पुश और पुल। लेकिन अगर हम देखें इसके इन्फ्लुएंस, सो दैट इन्फ्लुएंसेस के पोजीशन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। जब बॉडी का मास कम हो और फोर्स सफिशिएंट हो, अगर बॉडी का मास काफी ज्यादा हो और फोर्स इनसफिशिएंट हो, तो वहां पे ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। वन मोर पॉइंट है कि जब हम फोर्स के लिए थोड़ा आगे जाएंगे, ये जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है
क्योंकि जब आप फोर्स की बात करोगे इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। वेक्टर के लिए खाली डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन का पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर किसी क्वांटिटी के साथ बहुत सारी डायरेक्शंस है, दैट विल बी टेकन एज समटाइम्स अ स्केलर और दैट विल आल्सो बी नेम्ड एज अ टेंसर। लेकिन फोर्स की जब हम बात करते हैं, जब हम रिजल्टेंट देखेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, वो हमेशा हम एक ही लेते हैं। दैट इज व्हाई हम यहां पे बोलेंगे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यूजुअली अगर हमें फोर्स डिफाइन करना होगा, इट इज अगर हमें फोर्स डिनोट करना होगा, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एफ। इसको बेटा आप डिनोट करते सिंपली एफ से। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एफ, इसको आप डिनोट करते हो एफ से, ठीक है ना। और इसको मेजर करने के लिए इसाक न्यूटन के नाम पे एक यूनिट आया है, दैट्स टेकन एज न्यूटन, तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, एंड इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, और इसको आप न्यूटन्स में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो स्मॉलर यूनिट, दैट्स टेकन एज डाइन। तो डाइन भी इसका यूनिट है, एक्स यूनिट में। ये जो न्यूटन है ये एसआई सिस्टम है, सिस्टम दी इंटरनेशनली, उस यूनिट में जब आप यूनिट देखते हो फोर्स का, दैट्स सिंपली न्यूटन। और अगर बाकी सिस्टम्स में देखें, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इसका, दैट इज डाइन। इस यूनिट में भी डाइन है, इसका यूनिट बेटा डाइन है, ठीक है ना। लेकिन एसआई सिस्टम में हम नहीं लेते हैं, ये बाकी मतलब सीजीएस सिस्टम में आप ले सकते हो डाइन, ठीक है ना। और अगर आप देखो डाइन को, ये डाइन इस न्यूटन से छोटा होता है, जैसे यूनिट्स और डायमेंशंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक। डाइन न्यूटन से छोटा होता है, मतलब अगर हम न्यूटन की बात करें, ये न्यूटन बिगर यूनिट है, न्यूटन बिगर है, ठीक है ना। किससे बिगर है, ये डाइन से बिगर। तो डाइन यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो डाइन यहाँ पे स्मॉल, न्यूटन यहाँ पे बड़ा यूनिट मिलेगा, और जो डाइन है ये हम ले सकते हैं यहाँ पे स्मॉलर यूनिट, जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चल देखिए, ये तो था मतलब बेसिक, जो जिसके रिलेट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट था प्रीवियस क्लास। अब जो आगे लेंगे हम फोर्सेस को और अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे टाइप्स से। तो फोर्स के जो टाइप्स हैं उनमें पहला जो टाइप आएगा दैट विल बी कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, समटाइम्स these are also non-contact forces are also named as sometimes as the field forces, ठीक। one more category is there, these are the balanced and unbalanced forces, one more that is internal and external force. So I will take these categories one by one. First I will involve that is balanced and unbalanced forces. तो अब हम जाएंगे फोर्स के टाइप्स में। पहली जो कैटेगरी आएगी दैट विल बी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। इज माय सिंपल बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यहां पे जो बैलेंस्ड फोर्सेस है, पहले इनकी बात करो। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है? अगर हम यहां पे बॉडी को कंसीडर करें, जब भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो वी बिलीव कि वो फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास के। सपोज बॉडी का सेंटर ऑफ मास प्रिडिक्ट करेंगे, सपोज दैट इज हियर फॉर रेगुलर बॉडीज इट्स यूजुअली द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो हम बोलेंगे सपोज बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर, इस सेंटर ऑफ मास पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज इधर से लग रहा है पहला फोर्स, दैट इज सपोज F1, इधर से लग रहा है दूसरा फोर्स, सपोज दैट फोर्स इज F2, इधर से लग रहा है और एक फोर्स इज सपोज F3, डैश डैश मनी फोर्स लग रहा है। इसके बाद लास्ट फोर्स को हम nth फोर्स लेंगे, सो दैट्स Fn हियर। ये बहुत सारे फोर्सेस इस बॉडी पे एक्सर्ट हो रहे हैं। ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे हम लेंगे, सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट हम लेते हैं सिंपली, जहां पे हम बिलीव करते हैं कि बॉडी का सारा मास प्रेजेंट है, बॉडी का सारा मास वहीं पे, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम बोलेंगे सिंपली, ये जो पॉइंट यहां पे हम ले रहे हैं, इस पॉइंट विल बी नेम्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास पे हम यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करें। कितने फोर्स एक्सर्ट किए, तो उनका नंबर है n। n मतलब इट्स एन अननोन नंबर, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2, 4, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखने लिया Fn, तो दैट मींस इट इज बेसिकली लार्जर क्वांटिटी, मे बी 20, 30, 40 लाइक। अब इन सारी फोर्सेस को जब हम एड अप करते हैं तो यहाँ पे आएगा वेक्टर एडिशन। सिंस फोर्सेस आर वेक्टर्स,
जब आप फोर्सेस की बात करते हो, फोर्सेस वेक्टर्स हो, सिंस फोर्सेस आर वेक्टर्स, तो सारे फोर्सेस यहां पे वेक्टर्स हैं। अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट के लिए आपको लेना होगा इधर वेक्टर एडिशन। आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए यहां पे वेक्टर एडिशन लेना होगा। जब आप नेट फोर्स यहां पे निकालोगे तो आप एफ नेट लिखोगे उसको, ठीक है ना, या तो रिजल्टेंट लिखोगे, इसके ऊपर मैं एरो डालता हूं। एरो इंडिकेट हियर दैट दिस फोर्स इज बेसिकली, एरो विल इंडिकेट हियर दैट दिस फोर्स इज वेक्टर। इसके बाद राइट साइड में हम लिखेंगे पहला फोर्स दैट्स F1 और इसके साथ भी डायरेक्शन होगी दैट्स F1 वेक्टर। इसके साथ और एक फोर्स जोड़ दें दैट्स F2 वेक्टर, और एक फोर्स जोड़ेंगे दैट्स F3 वेक्टर। मैंने F3 तक दिखाया। इसके बाद डैश 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 लिया है, मतलब बीच में बहुत सारे फोर्स और भी है, और लास्ट में जो फोर्स मैं ले रहा हूं दैट्स Fn वेक्टर। अगर मैं इन सब फोर्सेस को देखूं, मैंने यहां पे इनका वेक्टर सम लिया। वेक्टर सम लेने का मतलब ये वेक्टर्स है, और जब इनको आप ऐड करोगे, दीस आर नॉट एडिड लाइक स्केलर्स, तो मैंने इनको ऐड किया। यहां पे Fnet वेक्टर मैंने ऐसे लिखा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डैश 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 Fn वेक्टर, ठीक। अब देखो नेट फोर्स जो यहां पे आप निकालोगे जब बैलेंस्ड होंगे, बैलेंस्ड का मतलब इनका रिजल्टेंट जो बनेगा दैट विल बी जीरो। तो बैलेंस्ड फोर्स आप यहां पे इनको बोलोगे तब जब इनका वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो यहां पे मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे फोर्स थे। F1 था एक फोर्स, F2 दूसरा फोर्स, F3 था तीसरा फोर्स, लास्ट फोर्स मैंने लिया था Fn। जब मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला दैट रिजल्टेंट इज Fnet वेक्टर, और इस रिजल्टेंट का वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है, दैट रिजल्टेंट इज सिंपली जीरो। तो यहां से पता चल रहा है कि मैंने जितने भी फोर्सेस बॉडी पे एक्सर्ट किए हैं उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट मतलब टोटल आ रहा है दैट इज जीरो। तो ऐसे फोर्सेस को आप यहां पे बोलोगे बैलेंस्ड फोर्सेस। अब आपको कोई बोलेगा चलो बोलो यहां पे बैलेंस्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो यहां पे बैलेंस्ड फोर्सेस की हम बात करेंगे F1 F2 F3 डैश 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 Fn। ये जो फोर्सेस आप एक्सर्ट कर रहे हो अलग अलग फोर्सेस, इन वाले फोर्सेस को यहां पे हम बोल सकते हैं दीस आर द बैलेंसिंग फोर्सेस। तो बेटा बैलेंसिंग फोर्सेस ऐसे फोर्सेस है जिनको आप वेक्टर ऐड करोगे, वेक्टर सम लोगे उनका, तो उनका जो वेक्टर सम आएगा दैट वेक्टर सम शुड बी जीरो। जब आप वेक्टर एडिशन लोगे बैलेंसिंग फोर्सेस का, तो उनका जो वेक्टर सम आता है दैट्स टेकन जीरो। तो यहां पे जो वेक्टर सम आ रहा है वो आ रहा है F1 F2 F3 डैश 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 Fn का, तो इन सब का जो वेक्टर सम आ रहा है दैट इज जीरो। तो इन वाले फोर्सेस को मैं बोल सकता हूं दीस आर दी बैलेंसिंग फोर्स। तो बैलेंसिंग फोर्स ऐसे फोर्स है जिनका वेक्टर सम मुझे लेना होगा जीरो, या जिनका वेक्टर सम एक्चुअली होता है जीरो। इनको बेसिकली जब आप ऐड करोगे तो मैं लिख सकता हूं टोटल फोर्स भी आ गए, या रिजल्टेंट फोर्स, या तो नेट फोर्स। वो नेट फोर्स भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। सी यहां पे अगर मैं इसको ये जो F1 F2 F3 डैश 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 Fn, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन, मतलब सम, ठीक है। मैंने सम किया फोर्सेस का, मैंने सम किया, मैंने फोर्सेस का सम किया, और यहां पे मैंने जो फोर्सेस में जो सब्स्टिट्यूट यूज किया था इन फोर्सेस को अलग अलग इंडिकेट करने के लिए, पहले फोर्स को F1, दूसरे फोर्स के साथ 2, तीसरे फोर्स के साथ 3 और लास्ट फोर्स के साथ n। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इट विल बी Fi, ठीक है ना। और i का वैल्यू आपको चेंज करना होगा, कहां से कहां तक चेंज करना होगा, 1 से n तक। तो i का वैल्यू यहां पे चेंज करना होगा 1 से n तक, और इनका जो वैल्यू आ रहा है टोटल में, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट रिजल्टेंट इज जीरो। तो ऐसे फोर्स को बेटा बोलते हैं बैलेंसिंग फोर्सेस, ठीक। मतलब बैलेंसिंग फोर्सेस जो बॉडी पे लगते हैं ना, तो इनका रिजल्टेंट आता है जीरो। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ना जैसे बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। ये बैलेंसिंग फोर्सेस बॉडी पे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे तो बोलो यहाँ पे बॉडी की स्टेट को आप चेंज कर पाओगे, आंसर नो। तो यहाँ पे हम बॉडी की स्टेट को बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर से जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे Fnet दैट फोर्स इज टेकन एज जीरो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फोर्सेस आर नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो these are usually not able to change the state of body, usually not able to change the state of body। ये बेटा बॉडी की स्टेट को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होता है मतलब टोटल दैट टोटल इक्वल्स टू जीरो। These are usually not able to change the state of body। ये बेटा बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर पाते हैं। कौन से फोर्सेस, इनको आप ले सकते हो सिंपली these are the basically balancing forces। इनका सम रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो अगर आपके पास बहुत सारे फोर्स है आप ऐसे लिख सकते हो summation of i equals to 1 to n। मतलब स्टार्ट आपने किया है पहला फोर्स F1 और लास्ट पे एंड आपने किया है Fn पे, तो आप ऐड करोगे F1 से Fn तक, और उनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट विल बी
simply 0. तो it indicates that. It indicates simply आपने ऐड किया है F1 4 से Fn तक, ठीक, और उनका जो रिजल्टेंट आया टोटल आया दैट इज 0. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो कैटेगरी है ये बैलेंसिंग फोर्सेस की कैटेगरी है, और बैलेंसिंग फोर्सेस जब भी बॉडी पे लगते हैं ये बॉडी की स्टेट को बदल नहीं पाते हैं. स्टेट को ना बदलना, व्हाट डज दैट मीन? आई विल इंडिकेट हियर कि यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक. अगर यहाँ पे बाद में आपको कोई बोलेगा इधर वेलोसिटी क्या होगी, सपोज इट इज v1 और यहाँ पे वेलोसिटी है v2, आप उसको बोलोगे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, वो बोलेगा हाँ मैंने बाहर से फोर्स एक्सर्ट किया, दैट एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने एक्सर्ट किया, ठीक है ना, दैट इज 0. या तो वो बोलेगा मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्सेस को एक्सर्ट किया. अगर बैलेंसिंग फोर्सेस इस बॉडी पे एक्सर्ट हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा इस बॉडी की वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी. अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, बाद में भी वेलोसिटी कितनी आने वाली है, दैट्स एग्जैक्टली 20 मीटर पर सेकंड. जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी पहले थी उसी डायरेक्शन में बाद में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे दैट फोर्स इज एक्चुअली 0. तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे टोटल में 0 बन रहा है. आप इस फोर्स से यूजुअली बॉडी की स्टेट को नहीं बदल पाओगे. लेकिन और एक जो कैटेगरी आ रही है, नाउ दैट्स द नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझने के लिए मतलब हमें चेंज लानी होगी इस फोर्स में, तो नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी जिसको हम बोल सकते हैं दैट्स अनबैलेंस्ड. दीस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होते हैं वो भी मैं समझाता हूं, उसके लिए बोर्ड काम कर रहा हूं. Now next category will be there, that is unbalanced forces. ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं इसको विल कंसीडर अ बॉडी है, फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं सेंटर पे, विल बिलीव दैट. So simply we will believe here that all the forces are exerted on the center. Yeah, all the forces are acting on the center. और इस वाले सेंटर को आप यहाँ पे बोल रहे हो सेंटर ऑफ मास, ठीक. इसमें पहला फोर्स जैसे हमने अभी देखा कि F1 लिया था, दूसरा फोर्स आप लोग यहाँ पे इस F2 जरूरी नहीं है हमेशा सेंटर की तरफ ऐसे भी ले सकते हो. Is F3, one more force is there, that's F4, and dash last place यहाँ पे simply that is Fn. ये जो फोर्सेस बेसिकली यहां पे एक्सर्ट हो रहे हैं, हम बोलेंगे ये सारे फोर्सेस किधर लग रहे हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास. बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, इसके बाद बोलेंगे F4 और लास्ट पे हम यहां पे लेंगे Fn, ठीक. अगर ये फोर्सेस है अनबैलेंस्ड, तो अनबैलेंस्ड कैटेगरी किसको बोलते हैं? सी, तो अनबैलेंस्ड में आप इनको बेसिकली ऐड करोगे, पहला फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3, इसके बाद लेंगे F4, देन देयर आर मनी अदर फोर्सेस, लास्ट पे लेंगे Fn, ठीक. और ये सभी वेक्टर्स है, तो इनके लिए वेक्टर एडिशन आएगा. फिर से वेक्टर एडिशन, दी शुड ओबे द वेक्टर लॉज. तो यहां वेक्टर एडिशन लेंगे F1 + F2 + F3 + डैश डैश डैश, ठीक है, F4 + डैश डैश Fn. इनका जो रिजल्टेंट यहां पे आएगा दैट विल बी 10, दैट विल बी 20, दैट विल बी 0.5, दैट विल बी 0.3, that will be -4, that will be -10, something else, ठीक. But it should never be equal to 0. अगर ये 0 के बराबर आया तो इस कैटेगरी से निकाले जाएंगे और कहां पे डाले जाएंगे, बैलेंस कैटेगरी. तो यहां पे मैंने देखा कि यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट F net, जो नेट फोर्स इधर लग रहा है दैट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे 0 के बराबर नहीं है, टोटल फोर्स यहां पे 0 के बराबर नहीं है, नेट फोर्स यहां पे 0 के बराबर नहीं है. इन फोर्सेस को आप सिंपली बोलोगे दीस आर दी अनबैलेंस्ड. तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कैटेगरी में कौन कौन सा फोर्स है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कैटेगरी में है F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, डैश 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 Fn वेक्टर. तो ये सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, दीस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आप किनको बोलते हो, जिनका रिजल्टेंट 0 के बराबर ना हो. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर दोस फोर्सेस whose resultant is not equal to 0. तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा F1, F2, F3, F4 डैश 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 Fn, ये हमने बॉडी पे एक्सर्ट किए, लेकिन ऐसे एक्सर्ट हुए कि बॉडी पे कुछ नेट फोर्स लग रहा है, बिकॉज़ F net का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा. जब भी F net का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो आप बोलोगे बाहर से रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ तो बॉडी पे लग रहा है 0 के बगैर. तो 0 नहीं है, यहाँ पे 0 के बगैर कुछ और वैल्यू ले रहा है नेट फोर्स. जब नेट फोर्स कोई और वैल्यू लेगा तो हम ऐसे समझ सकते हैं ना, यहाँ पे
मान ले यहाँ पे जो एफ नेट है, सपोज ये F1 का आएगा, F2 का आएगा और F3 का आएगा। सो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तीन ही फोर्सेस। एक फोर्स ऐसे है F1, दूसरा फोर्स ऐसे है F2 और तीसरा फोर्स सपोज ऐसे है, इट इज F3। इन तीन फोर्स का मैंने रिजल्ट लिया। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ F रिजल्ट, बट यू हैव टू बेसिकली ट्रीट दीज ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट द सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के फोर्सेस में एक्सर्ट कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ तीन फोर्सेस F1, F2 और F3। जब ये तीन फोर्सेस बॉडी पे एक्सर्ट होंगे, इनका रिजल्टेंट अगर जीरो के बराबर नहीं है तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पे बॉडी की स्टेट को बदल सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि बॉडी की स्टेट को बदलने के लिए बाहर से फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर बॉडी पे आप बाहर से फोर्स एक्सर्ट करोगे तो यहाँ पे सिंपली उसके लिए रिजल्टेंट जो नेट फोर्स जो आएगा इन सब फोर्सेस से वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे इस बॉडी पे F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, हम बोलेंगे सिंपली अब इस बॉडी पे F नेट लग रहा है, क्योंकि सारे फोर्स हम कलेक्टिवली लेते हैं। अगर हम सारे फोर्सेस को यहाँ पे कलेक्टिवली लेते हैं तो मैं बोलूंगा अब यहाँ पे F नेट लग रहा है और उस F नेट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। अगर F नेट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, अगर F नेट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो ये फोर्स बॉडी की स्टेट को बदल सकता है। मतलब पहले बॉडी के पास थी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, बाद में बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट दैन 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अब आपने बॉडी की स्टेट को बदला, क्योंकि बाहर से आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो फोर्स ऑफ बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, दैट फोर्स इज एक्चुअली अनबैलेंसिंग फोर्स। तो यहाँ पे बाद में इसकी वेलोसिटी 20 से डिफरेंट होगी। 20 से डिफरेंट का मतलब 23, 25 कुछ भी हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, मतलब इट इज अदर देन 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं इस वेलोसिटी को नाम दूंगा v1 और इस वाली वेलोसिटी को नाम दूंगा v2। तो क्लियरली इट इंडिकेट्स देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। तो ऐसे फोर्सेस जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं कभी नहीं कर पाएंगे, वो तब पॉसिबल नहीं होगा जब बॉडी का मास काफी ज्यादा होगा और फोर्स में इनसफिशिएंसी आएगी। But it may be able to change the state of the body। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है ये बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ v1 से मैंने बॉडी की स्टेट को चेंज किया, v2 पे लाया, क्योंकि पर्टिकुलर वेलोसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर स्टेट। अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ दैट मींस आई एम एक्सर्टिंग सम एक्सटर्नल फोर्स और उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो वहां पे उस कैटेगरी को लिया जाएगा these are unbalanced forces। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो मैंने यहाँ पे एक्सर्ट किए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो मैंने यहाँ पे एक्सर्ट किए, उनसे जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं है तो मैं बोलूंगा ना इधर F नेट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। F नेट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो मैं बॉडी की स्टेट को बदल पाऊंगा। अगर बॉडी की स्टेट को आपने बदला तो किन फोर्सेस से बदला, these are unbalanced forces। तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे unbalanced forces, these are able to change the state of body, these are able to change the state of body, these are able to change the state of body। जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट समटाइम्स जब बॉडी का मास काफी ज्यादा हो, जब बॉडी का मास काफी ज्यादा हो और फोर्स सफिशिएंट ना हो तो उस टाइम आप बोलोगे उस टाइम ये फोर्सेस भी बॉडी की स्टेट को नहीं बदल पाएंगे। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी, इसका वजन काफी ज्यादा है, इस बॉडी का वजन काफी ज्यादा है, कोई बॉडी ट्रीट कर रहा है, इस बॉडी का वजन काफी ज्यादा है और आपने इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स F नेट 10 न्यूटन फोर्स आपने बाहर से एक्सर्ट किया, मतलब ये बहुत सारे फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे थे, उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट बना 10। तो इन फोर्सेस जिन्होंने इस F नेट को बनाया वो फोर्सेस आप देख सकते हो ना, these are unbalanced forces। जब ये फोर्सेस मैं इस बॉडी पे एक्सर्ट करूं कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ये बॉडी, मतलब इसके पास अगर पहले वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, जब आपने किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पकड़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी टोल्ड यू, वहां पे आपके पास दो चीजें होंगी वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्वर। तो अगर आप पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ रहे हो उसमें आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी पहले थी 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो आपने फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी का मास काफी ज्यादा है, सो वो फोर्स इस बॉडी की स्टेट को बदलने की कोशिश तो करेगा लेकिन बदल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बॉडी पे जो आप फोर्स एक्सर्ट करोगे उससे कोशिश तो होगी मतलब वेलोसिटी को चेंज करने की, लेकिन रियलिटी में वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप देखोगे बाद में यहाँ पे फिर से ये जो बॉडी आपने ली थी इसमें जो वेलोसिटी होगी दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, सो दैट मींस मैंने बाहर से तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सर्ट किए, लेकिन वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पे बॉडी की स्टेट को नहीं बदल पाए। अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हमने बाहर से एक्सर्ट किए these are not able to change the state of the body। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, यहाँ पे लिखा
these are able to change the state of the body, तो R को कट करके मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे these may be able to change the state of the body, क्योंकि अगर मैंने मतलब may be कभी हो सकता है कभी possibly नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे these may be able to change the state of the body, then the statement will be clear. ठीक हो गए यहाँ पे दो कैटेगरी, जिनमें पहली कैटेगरी आपके पास थी बैलेंस्ड फोर्सेस एंड सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, दैट वाज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. कंसेप्ट था जो मैंने यहां तक पढ़ाया, थोड़ा सा कंसेप्ट था आपको, अब मैं इसी के साथ कुछ मतलब पॉइंट्स यहां पे ऐड कर रहा हूं. और अगर हम एफ नेट को भी समेशन फॉर्म में लिखे तो मैं यहां पे भी मेरा लिख सकता हूं ना समेशन ऑफ, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा इट इज fi वेक्टर, और यहां पे आप लिख सकते हो i = 1 to n, इसका जो वैल्यू होगा वो बेटा 0 के बराबर नहीं होगा. तो ये कैटेगरी जो फोर्सेस की आ रहे हैं, दिस कैटेगरी में रिप्रेजेंट दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो हो गए यहां पे दो टाइप्स का, वन इज द बैलेंस्ड फोर्स कैटेगरी एंड नेक्स्ट वन इज द अनबैलेंस्ड फोर्स कैटेगरी. इसके बाद और एक कैटेगरी आएगी, उसमें हम लेंगे इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्स, ये चीजें पढ़ना काफी जरूरी है. एक तो बेसिक लेवल को टच करेंगे एंड सेकंड थिंग इज देयर न्यूटन्स लॉज भी बाद में आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. तो नेक्स्ट कैटेगरी जो फोर्सेस की अब आएगी, दीस आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फोर्सेस, नेक्स्ट टाइप्स, उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन इज द इंटरनल फोर्स एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फोर्स. So first one, suppose it is type second now. पहले टाइप में आपने देखे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. नेक्स्ट कैटेगरी में मतलब कैटेगरी नंबर सेकंड है आप, इसमें हम लेंगे इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द इंटरनल फोर्सेस. आई विल टॉक अबाउट द इंटरनल फोर्सेस. ये जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो वो जब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना, उनको आप बोलते हो दीस आर इंटरनल फोर्स. मतलब इंटरनल फोर्स हम नहीं लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे एक्सर्ट होते, हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस है जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स से एटम्स, इनको आप बोलेंगे सिंपली दीस आर इंटरनल फोर्सेस. तो सेंटर ऑफ मास पे हम जो फोर्स नहीं लेते, these forces are taken as the internal force. तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि वो बॉडी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या आप सिंपली बोल सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं. तो अगर हम उन पार्टिकल्स को ऐसे दिखाते हैं, these are the particles inside the body, इनमें रैंडम मोशन होती है. ठीक है ना, छोटी क्लास से आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लास से आपने पढ़ा होगा कि इनमें रैंडम मोशन होती है. सो ये हम कंसीडर करते हैं पार्टिकल फर्स्ट, ये पार्टिकल सेकंड कंसीडर करते हैं. देयर आर थ्री कैटेगरीज, तो ये पार्टिकल फर्स्ट जाएगा और पार्टिकल सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक, इसके बाद जो पार्टिकल सेकंड है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगा, इसके बाद ये पार्टिकल सेकंड पार्टिकल थर्ड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. वापस यहाँ पे पार्टिकल नंबर 6 पार्टिकल नंबर 5 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लाइक दिस. तो दैट मींस यहाँ पे अगर आप ये फोर्सेस देखोगे तो ये फोर्सेस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वही एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं. ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इन फोर्सेस को आप बोलोगे सिंपली दीस आर इंटरनल फोर्सेस. तो इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे हम नहीं लेते. इंटरनल फोर्स कहां पे एक्सर्ट हो रहे हैं ये हम बिलीव करते हैं दीस आर बिटवीन द पार्टिकल्स. या उन फोर्सेस को हम बोलेंगे कि उन फोर्सेस के लिए हम बोलेंगे दीस आर द इंटरनल फोर्सेस जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं. तो यहां पे आप जो बोला सेंटर ऑफ मास पे इस टाइम फोर्स लग रहा है कोई, वी विल लीव या वी विल से नो. लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा पार्टिकल्स पे फोर्स लग रहा है, हाँ पार्टिकल्स पे फोर्स लग रहा है. पहला पार्टिकल दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सिक्स्थ पार्टिकल इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ द फिफ्थ पार्टिकल. ठीक, ये जो सारे फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं, ये बॉडी के पार्टिकल्स असल में एक दूसरे पे लगा रहे हैं. ठीक, ये जो बॉडी के पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, इन फोर्सेस को आप बोलेंगे इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स के लिए जो डेफिनेशन आएगी दैट इज these forces are exerted by particles of body. These forces are exerted by particles of body on one another. Exerted by particles of body on one another. एक दूसरे पे on one another. ठीक, अब यहां पे वापस आते हैं. सी, ये फोर्सेस बिल्कुल वैसे एक्सर्ट हो रहे हैं कि अगर मैं यहां पे बस ले लूं, I will take this as the bus. इस बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स हो ट्रैवल करने का, सीट्स पे
ठीक है ना, यहाँ पे ड्राइवर लेते हैं, यहाँ पे डोर लेते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज बस। तो अब यहाँ पे आप देखो बस के अंदर जो पर्सन है, गाड़ी जब आगे जाएगी, तो गाड़ी की कुछ वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स के साथ, वही वेलोसिटी होगी पर्सन्स के साथ जो गाड़ी के अंदर बैठे। अब ये पर्सन अगर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करे, सीट्स पे फोर्स एक्सर्ट करे, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करे, सीट्स पे फोर्स एक्सर्ट करे, ये बिल्कुल रिजर्वल हो रहा है ना इस वाले केस के साथ। देखो आपने एक बॉडी ली, इसके अंदर जो है पार्टिकल्स वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करे। यहां पे आपने बस को लिया, इसके अंदर जो पर्सन्स है वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करे, तो हम बिलीव करेंगे कि ये जो सिचुएशन है बिल्कुल उसी सिचुएशन के साथ मैच हो रही है। ठीक, अब हम वापस इस सिचुएशन को छोड़ के इधर पे समझते हैं। यहां पे जो पर्सन्स है एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये गाड़ी को अंदर से धक्का मारेंगे, लेकिन इससे गाड़ी की वेलोसिटी कभी नहीं बढ़ती। गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं वो सीट पे बैठते हैं, आगे वाली सीट को पुश करते हैं, लेकिन उससे गाड़ी कभी एक्सेलरेट होती नहीं। तो दैट इज यहां पे सिंपली बोल सकता हूं ना, ये जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इंटरनल फोर्स आर नॉट एबल टू एक्सेलरेट द बॉडी। एक्सेलरेट करने का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी चेंज करना। वेलोसिटी चेंज करने का क्या मतलब होता है? स्टेट को चेंज करना। तो ऐसे फोर्सेस जो कभी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। मतलब कभी भी जो चेंज नहीं कर पाएंगे उनको हम बोलेंगे दीस आर इंटरनल फोर्सेस। सो इंटरनल फोर्सेस जब भी बॉडी पे लगते हैं ना, दीस आर नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। वन मोर एग्जांपल में भी टेकन कि ऑटो, वो तो मतलब रिक्शा जिसको आप बोलते हैं, उसका वजन तो कम है, समझ उसमें पैसेंजर है कोई, उसने पुश किया सीट को तेज चलाने के लिए, बट दैट वोंट एक्सेलरेट दैट। ठीक है ना, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं आएगा। रीजन इज देयर, उसका जो मास है वो काफी कम है। तो जब आप उसका मास काफी कम है लेकिन फोर्स जो लग रहा है दैट इज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर पाते। हमने यहाँ पे सिंपली एक बैलून रखा, ठीक है ना, बैलून के अंदर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे लगातार फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो अंदर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उससे बैलून की जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी। That because the reason is there, these are the internal force. तो internal forces जब भी बॉडी पे लगते हैं, these are not able to change the state of the body. ये जो internal forces है हम लेते हैं, ऐसे forces होते हैं internal forces जो बेसिकली बॉडी के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पे और एक पॉइंट भी ऐड ऑन करेंगे, these are not able to change the state of the body. These are not able to change the state of body. Able to change the state of body. ये बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर पाए। These are not able to change the state of body. ये बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर पाए। ठीक, बोलो यहां पे अगर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? दैट एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज 0। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा दैट इज 0 बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इंटरनल फोर्सेस जब भी बॉडी पे एक्सर्ट होते हैं, यहां लेते हैं ऐसे फोर्स होते हैं जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीस आर नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। और एक पॉइंट है वहां पे कि वेलोसिटी इन फोर्सेस से कांस्टेंट रहते हैं, मतलब ये फोर्सेस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाते। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 0। तो आप बिलीव कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन कब होती है? 0, जब बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो। तो ये फोर्स इस बॉडी के अंदर पार्टिकल से ही डेवलप होता है, बाहर से कोई भी बॉडी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। क्योंकि अगर बाहर से कोई बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो आता। ये जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस पार्टिकल्स ही एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। ठीक, एग्जांपल आएगी, गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स है ये सीट्स को पुश कर रहे हैं, तो दैट विल बी टेकिंग द इंटरनल फोर्स। बैलून के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दैट विल टेक द इंटरनल फोर्स। ठीक है ना, आप किसी लाइट व्हीकल के अंदर है, आप सोचोगे कि इसको एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेट करने के लिए आप अंदर से पुश करोगे, यू वुड बी एबल टू एक्सेलरेट दैट। द रीजन इज देयर क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। अगर आप एक्सेलरेट करना चाहो तो आपको गाड़ी से निकलकर बाहर से पुश करना होगा, ग्राउंड से पुश करना होगा। अगर आपको मतलब लाइन किसी व्हीकल को पुश करना है, इसकी स्टेट चेंज करनी है, तो आपको उस व्हीकल को छोड़ के रोड मतलब ग्राउंड पे आके उसको पुश करना होगा। जब आप बाहर से पुश करोगे दैट विल बी टेकन एज द एक्सटर्नल फोर्स। बस एक्सटर्नल फोर्सेस ही बॉडी की स्टेट को चेंज कर पाएंगे, इंटरनल फोर्सेस बॉडी की स्टेट को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये जो फोर्सेस है यहां पे लेते सिंपली दीस आर द इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस कौन से मतलब कहां पे एक्सर्ट होते हैं? दीस आर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन वन अनदर। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम यहां पे लेंगे, दीस आर द एक्सटर्नल फोर्स। वन मोर कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी में दो टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये था इंटरनल, इसके बाद है बोले दैट्स एक्सटर्नल।
अब हम यहां पे आएंगे एक्सटर्नल फोर्सेस पे। ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? सी, यहां पे अगर मैं बॉडी को कंसीडर करता हूं, फिर से रेगुलर बॉडी है तो लेंगे इधर सेंटर ऑफ मास। आप जो बाहर से फोर्स एक्सर्ट करते हो, आपको क्या दिखा हो कि ऐसे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स। इट may not be the proper convention, जो आप प्रॉपरली दिखा सकते हो, दैट लाइक दिस। मतलब बाहर से जो फोर्स आया, एक्सटर्नल फोर्स, वो हमेशा हम लेते हैं दैट्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक। बाहर से जो आपने फोर्स एक्सर्ट किया, दैट्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। यहां पे हम ये जो फोर्स ले रहे हैं, दिस फोर्स विल बी टेकन एज द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको आप बोलोगे वो बाहर से एक्सर्ट हो, बाहर से जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं, विल टेक दीस फोर्सेस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए जो कंडीशन है, दे शुड एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे फोर्सेस जो सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं, उनको हम बोलते हैं these are the external force। वन मोर पॉइंट, ये जो बाहर से फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, इस फोर्स से आप बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हो। बॉडी की स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब होता है? मतलब इस बॉडी के पास पहले कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज दैट इज v1। जब आप ये वाला फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट करोगे, ये लगेगा ना सेंटर ऑफ मास पे, और जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, हम बोलेंगे उसको दैट्स द एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स का काम ही होता है बॉडी की स्टेट को बदलना या बॉडी की स्टेट को चेंज करना। तो हो सकता है यहां पे अगर वेलोसिटी v1 है, बाद में वेलोसिटी v2 हो, तो v1 का वैल्यू जरूरी नहीं है v2 के बराबर हो, ये डिफरेंट हो सकती है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, these may be able to change the state of the body, but not always. Reason is that which I already told you, that is कि बाहर से फोर्स तभी स्टेट को बदल पाएगा जब बॉडी का मास कम हो और फोर्स में इस फोर्स में इसकी रिसेप्शन। तो यहां पे हम सिंपली बोलेंगे v1 का वैल्यू v2 के बराबर नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो देयर मे बी चेंज इन स्टेट। देयर मे बी चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट होगी तो एक्सेलरेशन यहां पे 0 के बराबर नहीं होगी। जब एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगी, तो मैं बोलूंगा उस टाइम बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सेलरेशन से भी प्रेडिक्ट किया जाएगा कि इंटरनल फोर्स कब लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स कब लग रहा है। Whenever you find there is the acceleration with the body and there is the acceleration associated with the body, whenever you find that there is acceleration associated with the body, you must say the force acting on the body is external. और जब आप देखो कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, जब भी आप देखो कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, तो उस टाइम आप बोलोगे बॉडी पे डेफिनेटली कौन से फोर्स लग रहे हैं। उस वक्त बॉडी पे या तो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं या तो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन वो इनसफिशिएंट है या बॉडी का मास ज्यादा है। बट रियलिटी में अगर हम यहाँ पे देखें, एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो सिंपली इस वाले केस में हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स से आप किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, क्योंकि वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेक्टर को चेंज करने के लिए या तो डायरेक्शन चेंज करनी है या तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, या तो आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, तो बाहर से फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। वो फोर्स क्या काम करेगा? या तो बॉडी में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं, या तो बॉडी की स्पीड को कम ज्यादा करेगा, या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। जब भी बॉडी की स्पीड कम ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज, जब भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज, बिकॉज़ वेलोसिटी के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना जरूरी है। जब बॉडी में अपनी डायरेक्शन को बदला, तो सिंपली हम वहां पे बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। उस टाइम हम सिंपली बोल सकते हैं कि बॉडी में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज टेकन एज द एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स से आप बॉडी की स्टेट चेंज कर पाओगे। उस टाइम जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, दैट एक्सेलरेशन मे नॉट बी टेकन एज 0। उस वक्त एक्सेलरेशन का वैल्यू हम ले सकते हैं, दैट्स इक्वल टू नॉन 0। ठीक, तो एक्सेलरेशन यहां पे 0 के बगैर कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट करिए, यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद मैं बात करूंगा। फर्स्ट, external forces are those forces which are believed to be acting on center, हम यहां पे ले सकते हैं सेंटर ऑफ मास, एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। ऐसे फोर्सेस जो बिलीव किए जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर एबल टू चेंज,
these forces are able to change, लेकिन कंडीशन फिर से वही आएगी, अगर बॉडी का मास ज्यादा, अगर फोर्स इंसेप्शन तो स्टेट चेंज नहीं होगी, तो these forces may, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे these forces may be able to change, may be able to change the state of body, may be able to change the state of body, state of body change होने का मतलब acceleration will be non-zero, और these forces may be able to change the state of body or accelerate a body, ये बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं या बॉडी को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो ये थी बेटा नेक्स्ट ईयर की एक्सटर्नल फोर्सेस, ये भी हो गया।